हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि रहेगा मराठा एम्पायर। तो आज हम मराठा एम्पायर पे पूरी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और यहाँ से वो सारे पॉइंट जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मराठा एम्पायर की बात करते हैं। तो इसमें जो इसकी जो फाउंडेशन रखी थी वो रखी थी किसने? जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। ठीक है, उन्होंने फाउंडेशन रखी थी मराठा एम्पायर की। और कब फाउंडेशन रखी थी? वो रखी थी 1674 में। ठीक है, और इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? वो थी रायगढ़। ठीक है, और बाद में पुणे इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। इनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? वो थी मराठी। ठीक है, और रिलीजन क्या था? वो था हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म से ये बिलोंग करते थे। और जो मराठा पावर या मराठा एम्पायर का जो शुरुआत होती है या राइज होता है वो होता है 17th सेंचुरी से इनकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और 1818 तक ये ये रूल करते हैं। ठीक है, और इनको जो है 1818 में ब्रिटिशर जो है वो हरा देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं कि जो मराठा एम्पायर थे उसके राइज होने से पहले जो था वो किसका रूल था? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो था वो मुगल डायनेस्टी का या मुगल एम्पायर जो था वो रूल करता था इंडिया पे। ठीक है, जो लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था मुगल एम्पायर का वो था औरंगजेब। ठीक है, वहाँ से ही उनके शासन के दौरान ही मराठा एम्पायर जो है वो उभर के आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो काफ़ी टफेस्ट फाइट्स देते हैं। किसको? औरंगजेब को। कौन? जो मराठा के जो रूलर्स होते हैं वो काफ़ी टफेस्ट कंपटीशन देते हैं। किसको? औरंगजेब को, जिस कारण जो था उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो डिक्लाइन होता जाता है आगे। ठीक है, क्योंकि मराठा जो थे वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह आगे उभर के आते हैं। ठीक है, और ये अपनी पकड़ जो है और ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। ठीक है, और जो डेक्कन रीजन में था, जो कि डेक्कन रीजन जो कि मॉडर्न महाराष्ट्र है अभी का। ठीक है, वहाँ पे जो लोकल जो रूलर थे, जो चीफ थे, वो उनका रूल जो था वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ से ही मराठा एम्पायर की शुरुआत होना शुरू हो गई थी। और जो मुगल डायनेस्टी था उनका डिक्लाइन शुरू हो गया था। ठीक है, और जो सल्तनत थी छोटी छोटी, कहाँ की? बीजापुर की, गोलकोंडा की, उनका भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। ठीक है, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था या एडमिनिस्ट्रेशन था वो वीक होना शुरू हो गया था। किस वजह से? क्योंकि मराठास जो थे या मराठास की डायनेस्टी जो थी वो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना शुरू हो गया था। वो मजबूती के तौर पे आगे उभर के आ रहे थे। और इन सब के पीछे जो मराठा के स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर कौन थे? वो थे शिवाजी महाराज जी। ठीक है, शिवाजी महाराज जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। ठीक है, मराठा एम्पायर के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1627 में। ये यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, 1627 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था शिवनेर में। ठीक है, शिवनेर में। और ये जो बिलोंग करते थे ये भोसले फैमिली के थे ये। ठीक है, जो कि पूना डिस्ट्रिक्ट में थी। ठीक है, ठीक है, और ये जो इनकी जो मतलब ये जो रूल करते हैं ये करते हैं वैसे तो 1674 से लेके 1680 तक। ठीक है, ठीक है, पर इनका जन्म होता है 1627 में और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनका जन्म होता है शिवनेरी फोर्ट में। कब होता है? 1627। यहाँ पे गलत लिखा है ये 1630। इनका जन्म होता है 1627 में। कहाँ पे? मैंने बताया आपको, शिवनेर में। ठीक है, 1627 में जन्म होता है। ठीक है, और इनके जो फादर थे वो थे शाहजी भोसले। भोसले जो थे भोसले फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो मदर थी वो थी जीजाबाई। ये जो थी एक रिलीजियस लेडी थी। ठीक है, रिलीजियस लेडी थी इनकी मदर। ठीक है, और इनके जो मेंटर थे, इनके जो गुरु थे, वो कौन थे? वो थे ददोजी कोंडदेव, जो जो थे इनके गुरु थे। ठीक है, अब इनकी अचीवमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट अपने शासन के दौरान प्राप्त की थी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो था वो एक हिंदू स्वराज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे जो फोर्ट्स थे उनको कैप्चर कर लिया था। जैसे एक तोरना का फोर्ट था, रायगढ़ का फोर्ट था। ठीक है, इनको इन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1659 में इन्होंने अफजल खान को हराया था। ठीक है, जो कि एक मुगल गवर्नर था, उसको इन्होंने हराया था। और इन्होंने जो था वो राजगद्दी पे बैठे थे। कब कब इन्होंने कोरोनेशन किया था? वो तो हुआ था इनका
1674 में। कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में, ठीक है। उसी को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। क्या थी कैपिटल? रायगढ़ जो थी वो इनकी कैपिटल थी, ठीक है। और 1680 में जो था इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इन्होंने जो था क्या किया था, जो कोंकण कोस्ट कौन सी है हमारी? जो गोवा गोवा वाली कोस्ट है, ठीक है, उसी को कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहां पे अपनी एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी जो थी वो बनाई थी, ठीक है। और किस लिए बनाई थी? प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको? कोंकण कोस्ट को, ठीक है। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? जो भी इनके राइवलर्स होते थे, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो ब्रिटिशर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो मुगल से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा किसके बारे में? शिवाजी महाराज के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं इनके थोड़े से एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो था वो अष्टप्रधान था, मतलब इनके एडमिनिस्ट्रेशन में 8 मिनिस्टर्स होते थे। वो कौन कौन से थे? एक थे पेशवा, ठीक है, जिनको जो कि प्राइम मिनिस्टर होते थे, ठीक है। अमात्य बोला जाता था किसको? फाइनेंस मिनिस्टर को, ठीक है। सचिव बोला जाता था सेक्रेटरी को, ठीक है। मंत्री बोला जाता था क्रोनिकल जो को, और सेनापति बोला जाता था कमांडर को, सॉरी। और सुमंत बोला जाता था फॉरेन मिनिस्टर को। न्यायाधीश बोला जाता था चीफ जस्टिस को। और पंडित राव बोला जाता था जो रिलीजियस हेड होता था उनको, ठीक है। तो ये सारे आप ध्यान में रखोगे। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि अमात्य जो था वो कौन होता था। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर होता था, फाइनेंस मिनिस्टर होता था, सेक्रेटरी होता था, या कमांडर होता था, या फॉरेन मिनिस्ट्री होता था, क्या होता था, ऐसा पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये अष्टप्रधान जो था इन 8 मंत्रियों को कहा जाता था। यही सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे किसका? शिवाजी जी का, ठीक है। शिवाजी महाराज का या मराठा एम्पायर का, ठीक है। इन्होंने जो था एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था, ठीक है, जो कि सारा गवर्न करते थे। कौन? यही अष्टप्रधान, यही 8 मंत्री, ठीक है। इन्होंने टैक्सी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। वो कौन सा था? एक तो चौथ था और एक सरदेश मुक्त था, ठीक है। एक चौथ था, एक सरदेश मुक्त था। ये चौथ क्या होता था? ये होता था 1/4 ऑफ प्रोड्यूस, मतलब जितना भी आप उगाओगे उसका 1/4 जो था वो मराठास को देना पड़ेगा आपको, ठीक है, टैक्सेस के रूप में, ठीक है, ताकि वो आपकी टेरिटरी में जो था वो इन्वेड ना करें, ठीक है, आप पे आक्रमण ना करें। तो इसके लिए 1/4 ऑफ प्रोड्यूस, मतलब जो आप पैदावार करते हो उसका जो चौथा हिस्सा था वो मराठास को एज ए सेफ गार्ड देना पड़ता था, ताकि वो आपकी टेरिटरी पे जो था वो क्या ना करे, वो इन्वेड ना करे, आक्रमण ना करे, ठीक है। और जो स्वदेशमुखी जो टैक्स सिस्टम था वो क्या था? वो था 10% एडिशनल जो चार्जेस थे वो दिए जाते थे मराठास को। क्यों? क्योंकि उनको जो मराठास की टेरिटरी थी अपने राज्य के बाहर, उनको मेंटेन रखने के लिए, उनको उनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरदेशमुख जो थे वो अपॉइंट करने पड़ते थे, ठीक है। तो जो टैक्सी सिस्टम था वो मैंने आपको क्या बताया, एक तो चौथ था जिसमें 1/4 ऑफ जितना भी आप उपज करोगे उसका जो चौथा हिस्सा था वो मराठास को देना पड़ता था। किस लिए? ताकि वो आपकी टेरिटरी में जो था वो इन्वेड ना करे, आपके ऊपर आक्रमण ना करे, ठीक है। और जो दूसरा था वो स्वदेशमुखी था, जिसमें जो था 10% और एक्स्ट्रा देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जो मराठास की टेरिटरी होती थी अपने राज्य से बाहर, उनको उनकी सुरक्षा के लिए उनको स्वदेशमुख अपॉइंट करने पड़ते थे, ठीक है, जिसके लिए उनको एडिशनल 10% और देना पड़ता था। तो ये था चौथ और स्वदेशमुखी टैक्स सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो चलो अब आगे हम बात करते हैं जो शिवाजी महाराज थे उनके सक्सेसर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले जो शिवाजी महाराज के सक्सेसर थे वो थे सांबाजी, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1680 से लेके 1689 तक है, ठीक है। और इन्होंने लड़ाई लड़ी है किसके साथ? मुगल्स के साथ। और इनको जो मारा गया था वो मारा गया था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। इनको मारा गया था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा इनको मारा गया था, ठीक है। इन्होंने जो था वो प्रोवाइड की थी प्रोटेक्शन किसको? जो अकबर सेकंड थे उनको इन्होंने सपोर्ट और प्रोटेक्शन जो थी प्रोवाइड की थी। किसको की थी? अकबर सेकंड जो थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। और उनके बाद जो आते हैं सांबाजी के बाद वो आते हैं राजा राम। राजा राम जो हैं वो किसके बाद आते हैं? वो आते हैं संभाजी के बाद, ठीक है। ये भी शिवाजी के बेटे थे और राजा राम भी शिवाजी के बेटे थे, ठीक है।
राजाराम का टाइम पीरियड क्या है, वो है 1689 से लेके 1700 तक, ठीक है। और राजाराम जो थे, इन्होंने भी इन्होंने भी रूल कहाँ से किया था, मतलब इन्होंने भी जो अपनी प्रेजेंस थी वो जिंजी से, मतलब वहां से रूल किया था इन्होंने, ठीक है। और बोला जाता है कि जो राजाराम जी थे, इनके टाइम पीरियड में जो था वो अष्टप्रधान, जो 8 मंत्री होते थे शिवाजी के टाइम पे, वो हो गए थे कितने, 9, कितने हो गए थे, 9 हो गए थे। तो अष्टप्रधान जो 8 मंत्री थे, उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई थी, वो हो गई थी 9, ठीक है। तो जो एक और पोस्ट क्रिएट की गई थी, वो किसकी की गई थी, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, ये आप ध्यान में रखोगे। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो अष्टप्रधान थे उनकी संख्या 9 किसके रीजन में होगी थी, तो वो होगी थी राजाराम के रीजन में, ठीक है। और जो नए मंत्री थे वो कौन थे, वो थे प्रतिनिधि, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद जो आते हैं, किसके बाद, राजाराम जी के बाद वो आती है ताराबाई। ताराबाई जो थी वो मदर थी किसकी, साहू की, ठीक है। तो साहू या ताराबाई, ठीक है, इन्होंने जो था वो मराठा एम्पायर पे रूल किया, किसकी डेथ के बाद, राजाराम की डेथ के बाद। ये रहे 1700 से लेके 1707 तक। 1707 में ही औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है और इनकी भी, ठीक है। तो इनका रूल जो रहा वो 1700 से लेके 1707 तक रहा, ठीक है। अब मराठा कॉन्फेडरेसी, मतलब अब हम जानते हैं जो मराठा एम्पायर में पेशवाज हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो जो औरंगजेब की डेथ हो जाती है वो कब होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और यहीं से ही मराठा एम्पायर जो था वो और पॉपुलर हो जाता है, और इनकी जो इन्फ्लुएंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इनके जो पेशवाज थे, ठीक है, वो कौन कौन है। सबसे पहले जो पेशवा हैं वो है बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। उसके बाद आते हैं बाजीराव, बाजीराव वन। उसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव, ठीक है, ये थर्ड पेशवा है। उसके बाद भी कुछ पेशवाज हैं पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको उनके बारे में भी, उनके नाम भी बता देता हूँ। जैसे बालाजी बाजीराव के बाद आते हैं कौन, पेशवा माधवराव, ठीक है। उसके बाद आते हैं नारायण राव, और जो उसके बाद आते हैं वो है, आते हैं सवाई माधवराव, ठीक है। और जो लास्ट पेशवा है वो कौन है, वो है बाजीराव सेकंड, ठीक है। ये जो है वीकेस्ट माने जाते हैं, सबसे कमजोर माने जाते हैं बाजीराव सेकंड, ठीक है। और जो सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं वो माने जाते हैं बाजीराव वन, और सबसे कमजोर बाजीराव सेकंड जो है वो सबसे वीकेस्ट पेशवा माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, या तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है इन पेशवास का, ठीक है। सबसे पहले कौन थे, बालाजी विश्वनाथ जी, ठीक है। उसके बाद बाजीराव वन, उसके बाद बालाजी बाजीराव, ठीक है। और उसके बाद कौन थे, उसके बाद थे पेशवा माधवराव, उसके बाद नारायण राव, स्वाई माधवराव, और बाजीराव सेकंड जो थे लास्ट थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1796 से लेके 1818 तक। तो यहीं पे है जो 1818 में ही मराठा एम्पायर का जो था वो डिक्लाइन हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ जी के बारे में, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 1713 से लेके 1720 तक, ठीक है। ये जो थे इन्होंने रिक्लाइन कर लिया था किसके साथ, साहू के साथ, ठीक है। इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था, और किसके साथ, इन्होंने जो सैयद ब्रदर्स थे उनके साथ भी एक एग्रीमेंट कर लिया था, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद क्या होता है, ये जो है, जो मुगल एम्परर होता है, कौन कौन होता है, मुगल एम्परर फारूक सियार, उसको वो जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है, किसको, किसको, साहू को, क्या क्या मान लेता है, वो किंग मान लेता है, ठीक है। और उसको जो है परमिशन दे देता है किस चीज़ की, टैक्सेस कलेक्ट करने की। कौन से टैक्सेस थे मराठास के, वो थे चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। उसके बाद आते हैं बाजीराव वन, जिनका टाइम पीरियड है 1720 से लेके 1740 तक, ठीक है। ये जो थे वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा कम उम्र में पेशवा बन गए थे। ये थे मात्र उस टाइम कितने साल के थे, ये थे 20 साल के, ठीक है। 20 साल के उस टाइम थे, ये कितने, 20 साल के इनकी एज थी जब ये पेशवा बन गए थे। और ये जो माने जाते हैं कि ये ग्रेटेस्ट पेशवा थे और ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट थे किसके, गुरिल्ला वारफेयर के, ठीक है। जो सबसे सबसे शक्तिशाली गुरिल्ला वारफेयर के जो जो के लिए जो जाने जाते थे वो थे शिवाजी महाराज, और उनके बाद जो सबसे ज़्यादा जाने जाते थे गुरिल्ला वारफेयर के लिए, वो जाने जाते थे यही कौन, बाजीराव
वन, ठीक है। और बोला जाता है कि इनके टाइम पीरियड के दौरान ही जो था वो मराठा एम्पायर अपनी जीनत, अपनी ऊंचाई पे, अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंच गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बालाजी बाजीराव की, ठीक है। बालाजी बाजीराव, इनका टाइम पीरियड है 1740 से लेकर 1761 तक। इनको जो क्या बोला जाता था, इनको एक नाना साहिब भी बोला जाता था, नाना साहिब, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखोगे, इनको नाना साहिब भी बोला जाता था। ऐसा भी पेपर में पूछ लिया जाता था कि नाना साहिब के नाम से कौन से पेशवा जो थे वो जाने जाते थे, तो वो थे बालाजी बाजीराव, ठीक है। इनको नाना साहिब भी बोला जाता था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इनके टाइम पे ही जो था वो क्या हुई थी, वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इनके इनके टाइम पीरियड में ही हुई थी, ठीक है। इसमें हो जाती है किसकी हार, हो जाती है किसकी, मराठास की। और कौन हरा देता है मराठास को, वो हरा देता है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। और जो बेटे होते हैं किसके, नाना साहिब के, कौन, विश्वास राव, उनकी जो थी मृत्यु हो जाती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। और जो लास्ट पेशवा थे मैंने आपको बता दिए, कौन से, बाजीराव सेकंड, ठीक है। तो ये था पेशवास के बारे में। और ये रहा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि 1761 में हो जाती है, ठीक है। 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी, ये भी आप डेट ध्यान में रख सकते हो। 14 जनवरी 1761 में ये बैटल होती है किस किस के बीच, मराठास के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मराठास हार जाते हैं। और क्या होता है, जो जो नाना साहिब के बेटे होते हैं, मतलब बालाजी बाजीराव के बेटे होते हैं, कौन, विश्वास राव, ठीक है, वो उनकी मृत्यु हो जाती है इस बैटल में, ठीक है। और मराठास के कमांडर कौन थे, सदाशिव राव भाऊ जो थे वो कमांडर थे इस बैटल में, ठीक है। कौन, सदाशिव राव भाऊ, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिजल्ट क्या रहता है, मतलब मराठास हार जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। इसमें जो है बोला जाता है कि कम से कम 1 लाख जो मराठा सैनिक हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जो नदन साइड इनका एक्सपेंशन शुरू हुआ था, मतलब इनका जो रूल था मेनली सदर्न डेक्कन रीजन में था, मतलब महाराष्ट्र वाले रीजन में और सदर्न इंडिया में। और जो ये अपनी टेरिटरी नदन साइड की तरफ बढ़ा रहे थे, उसका एक्सपेंशन कर रहे थे, वहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। अब बात करते हैं जो बाद में मराठास के छोटे छोटे जो किंगडम्स उभर के आए थे, जैसे कौन कौन से थे, जो मेजर स्टेट्स थे, छोटे छोटे किंगडम उभर के आए थे, जैसे पेशवा थे वो पुणे के थे, सिंधियास थे वो ग्वालियर के थे, होलकर्स जो थे वो इंदौर के थे, गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा के थे, भोसले कहाँ के थे, नागपुर के थे, ठीक है। तो कई बार क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो थे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ ली जाती है, ठीक है। जैसे पेशवास के सामने कुछ और ग्वालियर लिख दिया जाएगा, सिंधीज के सामने पुणे लिख दिया जाएगा, ठीक है, होलकर्स के सामने बड़ौदा लिख दिया जाएगा, ठीक है, या फिर कुछ और लिख दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप इनका सही मिलान करें, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखोगे। अब बात करते हैं जो मराठास की जो लड़ाइयाँ हुई हैं किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ है वो कब हुआ है, वो हुआ है 1775 से लेकर 1782 तक, ठीक है। और इसमें जो है वो ट्रीटी होती है, कौन सी, ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, कि फर्स्ट एंग्लो मराठा के वॉर के दौरान कौन सी ट्रीटी होती है, वो ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है। और जो सेकंड वॉर होता है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, वो होता है 1803 से लेके 1805 तक, ठीक है। इसमें भी ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत जाते हैं। और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है वो होती है 1817 से लेके 1818 में, इसमें भी ब्रिटिशर जीत जाते हैं। और जो पोस्ट ऑफ पेशवा, मतलब पेशवा की जो पोस्ट थी वो अबॉलिश, वो खत्म कर दी जाती है, ठीक है। और जो ब्रिटिश था, अंग्रेजों का जो कंट्रोल हो जाता है किस पे, मराठा एम्पायर पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि जो मराठा एम्पायर थी उनका एक्सटेंड कहाँ कहाँ तक था। तो जैसे महाराष्ट्र में था, मध्य प्रदेश में था, ठीक है, गुजरात में था, कर्नाटका में था, तमिलनाडु में था, उड़ीसा में था, बंगाल में था, राजस्थान में था, पंजाब देख लो, पंजाब में था, उत्तर प्रदेश, मतलब ये नॉर्दर्न इंडिया तक अपना शासन जो था, इनका एम्पायर जो था वो एक्सटेंड हो गया था। यही कारण था कि औरंगजेब ने जो था वो बहुत सारे स्ट्रिक्ट स्टेप लिए थे इनके अगेंस्ट में, और इन्होंने जो था वो बहुत ज़्यादा आक्रमण किए थे मुगल एम्पायर पे, जिस कारण जो था वो
एम्पायर जो था वो वीक होता चला गया था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा आप जान सकते हो यहाँ से। अब बात करते हैं इनके कल्चर की और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया इनकी लैंग्वेज जो थी वो मराठी, तो इसको प्रमोट किया था। और इन्होंने संस्कृत लिटरेचर को भी प्रमोट किया था। ठीक है, इन्होंने मराठी को ही नहीं पर संस्कृत लिटरेचर को भी प्रमोट किया था। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए सॉरी, और फोर्ट्स बनवाए। ठीक है, जैसे रायगढ़ का किला इन्होंने बनवाया थी का। ठीक है, सानीवारा वाड़ा का किला जो था इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, इन्होंने जो था वो ट्रेड को, व्यापार को और ज़्यादा इनकरेज किया और ज़्यादा प्रोत्साहित किया। ठीक है, एग्रीकल्चर को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। ठीक है, और सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, इन चीज़ों को इन्होंने इनकरेज किया। ठीक है, इन्होंने जो था एक एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चौथ और सरदेशमुखी इनके टैक्सेस सिस्टम थे। ठीक है, और इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, यह मेंटेन करके रखा। ठीक है, ये जो थे अपनी नेवी के लिए भी जाने जाते थे। ठीक है, जो कि शिवाजी महाराज ने एक स्ट्रॉन्ग नेवी मेंटेन करके रखी थी, कहाँ पे, कोंकण कोस्ट में। ठीक है, और ये जो थे अपनी गुरिल्ला वारफेयर के लिए सॉरी जाने जाते थे। ठीक है, जो गुरिल्ला वॉरफेयर के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे वो कौन थे, शिवाजी महाराज। और उसके बाद जो हुए हैं वो कौन थे, वो थे बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, जो कि सेकंड पेशवा हैं मराठा एम्पायर के। अब बात करते हैं इनका डिक्लाइन कैसे होता है। इनका डिक्लाइन जो है वो क्या हो जाता है कि अपने आंतरिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में ही बहुत सारे राइवलरीज उभर के आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे समूहों में बट जाते हैं। ठीक है, जिनके बहुत मतलब जैसे छोटे छोटे समूहों में बट गए तो उनके अलग अलग चीफ निकल के आएंगे, तो ये जो थे ये इंटरनल डिस्टर्बेंस करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो है एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इनके डिक्लाइन का एक रीज़न था। उसके बाद क्या था कि जो आने वाले सक्सेसर थे, जैसे पेशवाज हमने देखे बहुत वीक थे। ठीक है, वो इतने बड़े एम्पायर को कंसोलिडेट इकट्ठा करके नहीं रख पाए। ठीक है, जो माधव राव वन थे, उनके बाद जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे। क्या थे, वीक थे, जिस कारण जो था इनका डिक्लाइन जो था वो होना शुरू हो गया। ठीक है, और जो लास्ट पेशवा मैंने बताया वो कौन थे, वो थे बाजीराव सेकंड। ठीक है, 1818 तक जिन्होंने रूल किया था। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स थे इनके सामने वो बहुत ऑर्गेनाइज थे और पावरफुल थे। ठीक है, तो ये भी इनके डिक्लाइन का एक कारण बना। और जो सबसे लास्ट जो जहां से इनकी शासन की समाप्ति हो जाती है वो होती है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि हुआ था 1817 से लेके 1818 तक। ठीक है, इसमें जो है वो फाइनली डिफीट कर जाते हैं, हार जाते हैं कौन, मराठास। ठीक है, और ब्रिटिशर्स इन पे इनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन या इनका सारा एम्पायर अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहीं से डिक्लाइन हो जाता है मराठा एम्पायर का। अब बात करते हैं कि लीगेसी क्या लेके गए आगे। ठीक है, कौन, मराठा। तो इन्होंने जो था वो एंड किया था, इन्होंने खत्म किया था किसको, जो मुगल शासन था वो जो अपनी डोमिनेंस दिखाते थे उसको इन्होंने समाप्त किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रास्ता दिया था किस चीज़ के लिए, मतलब रास्ता दिखाया था किस चीज़ के लिए, जो इंडियंस थे उनमें यूनिटी लाने का। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जो हिंदू किंगडम्स थी उनको अपने साथ जोड़ा था। ठीक है, इन्होंने इंस्पायर किया किस चीज़ के लिए, फ्रीडम मूवमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो था शिवाजी रिमेन्स द सिंबल ऑफ वैलोर और गवर्नेंस। ठीक है, शिवाजी जो थे अपनी गवर्नेंस के लिए जाने जाते थे और अपनी प्रकाष्ठा या मतलब अपनी शासन की तकनीकों के लिए जाने जाते थे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत ही फेमस रूलर हुए हैं कौन, शिवाजी महाराज हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, ठीक है, तो इनसे हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके एडमिनिस्ट्रेशन से हमने सीखी थी। ठीक है, और ये जो था मेनली जो गुरिल्ला वॉरफेयर था यही इंडिया में लेके आए थे। ठीक है, इनके शासन के दौरान ही जो मराठा एम्पायर था वो अपनी प्रकाष्ठा तक पहुंचा था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज मराठा एम्पायर के बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आने वाले लेक्चर में हम जितने भी मराठा एम्पायर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच।